गाइस। तो आज अभी क्लास केमिस्ट्री की है। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने करा था सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड बातें करी थी अपनी, ठीक है। तो अपना लास्ट टॉपिक जो था वो था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। कि दो लिक्विड सॉल्यूशंस अगर एक साथ हैं तो वो कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। उसकी जस्ट बाद में एक टॉपिक आपको मिलेगा आपकी बुक के अंदर, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। थ्योरेटिकल टॉपिक है, रोल्स लॉ से रिलेटेड है, जो रोल्स लॉ आपको कराया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल उससे रिलेटेड है। तो वो जो टॉपिक है ना वो मैं आपको बिल्कुल चैप्टर की एंडिंग में कराता हूँ। ये मेरा हर बार का इसी तरीके से तरीका रहता है कि वो टॉपिक मैं बिल्कुल एंडिंग में कराता हूँ। थ्योरेटिकल है पूरा। तो जो अगला टॉपिक हमें शुरू करना है ना वो किस तरीके से वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको बोला भी था कि इस चैप्टर के अंदर ना आपको जनरली पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। वो सॉल्यूशंस जो लिक्विड होते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशंस की खास बात ये होगी कि उनके पास जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा, लिक्विड। तो उसके अंदर सॉल्यूट क्या डल सकता है, तो सॉल्यूट मे बी लिक्विड, मे बी सॉलिड, मे बी गैस, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपने पढ़ा था वैसे सॉलिड्स इन लिक्विड्स, जिससे आपने पढ़ा था कि डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, शुगर को जब पानी में डालते हैं, पहला टॉपिक मैंने यही कराया था। फिर मैंने आपको कराया था गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में आपने पढ़ा था हेनरी लॉ के बारे में, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा था लिक्विड इन लिक्विड, जो कि लास्ट क्लास में पढ़ा था भाई। तो अब डिटेल में जो इस चैप्टर में पढ़ना है ना वो हमें पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड ना हमारा डिटेल में चलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो सॉलिड्स इन लिक्विड्स ये हमारा डिटेल में चलेगा भाई टॉपिक जो है सॉलिड्स इन लिक्विड्स से। तो सॉलिड्स को लिक्विड्स में जब हम डालते हैं तो लिक्विड सॉल्वेंट होता है और सॉलिड हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है यहाँ पर। तो ये वाला टॉपिक हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम करने क्या वाले हैं ना इससे वो समझते हैं। तो पूरा आगे आने वाले ना लगभग 2-3 क्लासेस ना एक ही पॉइंट पर काम करने वाली है, सॉलिड्स इन लिक्विड्स। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि बोर्ड पर ना मैंने, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर बनाया, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने एक कंटेनर बनाया और इस कंटेनर के अंदर ना मैंने लिया सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट मैंने लिया, दिस इज अ सॉल्वेंट। एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मैं किसी कलर से बना देता हूं, लाइक इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हमने ब्लू कलर से बना दिया। ये ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं दिस इज सॉल्वेंट पार्टिकल। इधर सॉल्वेंट पार्टिकल्स, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। और एक हमने क्या करा, फिर हमने इसी सॉल्वेंट के अंदर, सेम सॉल्वेंट के अंदर कुछ चेंजेस ला दिए। कैसे चेंजेस लाए वो जरा आपको देखना है। तो हमने इस सॉल्वेंट के अंदर ना कुछ सॉल्यूट मिला दिया। सॉल्वेंट तो ये है ही, और इसके अंदर हमने कुछ सॉल्यूट मिला दिया। लाइक कि मैंने भाई पानी के अंदर चीनी को मिला दिया, चीनी को मिला दिया, तो हो गया सॉलिड इन लिक्विड। तो ये तो है हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, और इसके अंदर अब कुछ पार्टिकल्स मैं बना देता हूं सॉल्यूट के रेड कलर से। ये रेड कलर के जो पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे ये पार्टिकल्स हैं हमारे सॉलिड्स, सॉलिड के भाई। तो ये जो चीज नीचे बनाई गई है ना, इसको मैं कह सकता हूं कि भाई ये है सॉल्यूशन, और इसके अंदर दो चीजें हैं, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। तो इसको बोलूंगा मैं प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर जब मैंने कुछ सॉल्यूट मिला दिया, इट बिकम अ सॉल्यूशन। तो जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं ना ऑन सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर जब हम कंपेयर करते हैं ना तो पता लगा कि इसकी प्रॉपर्टीज और उसकी प्रॉपर्टीज में बड़ा फर्क है। एक प्योर वाटर में अगर मान लो ये वाटर है, एक प्योर वाटर में और वाटर के अंदर चीनी को डाल देने से, मान लेते हैं ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स है चीनी के पार्टिकल्स हैं, तो चीनी को डाल देने से ना उसकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारे बदलाव आ गए। इसके कंपैरिजन में बहुत सारे बदलाव आ गए। अब जैसे टेस्ट में बदलाव आया, फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव आया, वो सब बदलाव तो आते, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जिनको हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो हमें बेसिकली अब आने वाली क्लासेस के अंदर में यही पढ़ना है कि अगर एक प्योर सॉल्वेंट था और सॉल्वेंट के अंदर अगर कुछ सॉल्यूट डाल दिया गया, कुछ सॉल्यूट डाल दिया गया, तो सॉल्यूट के आ जाने से उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो बदल गई है, इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। और इन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम, यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे इनका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अभी बात करते हैं इस बारे में। तो वी हैव टू डिस्कस for some next classes colligative properties, about colligative properties। तो ये वर्ड जो आया है ना colligative properties, ये वर्ड आया है co प्लस लीगेट से, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बाइंड, और इसका मतलब होता है टुगेदर, बाइंड टुगेदर। और उसका नाम बाइंड टुगेदर क्यों रखा गया ना, ये आपको धीरे धीरे तब समझ में आएगा जब आप प्रॉपर्टीज को डिस्कशन में ले लेंगे। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना तब समझ में आता है कि इसका नाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों रखा गया। अच्छा, होता क्या है,
तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें डिस्कस करनी है जब एक सॉल्वेंट में सोल्यूट आ जाएगा और प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाएगा। लाइक मैं नाम लेता हूं प्रॉपर्टीज का। पहला नाम उसके अंदर जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी समझेंगे कि मतलब क्या है इसका। उसके बाद नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो बदल जाती हैं, और भी चीजें बदलती हैं बट ये 4 प्रॉपर्टीज में हमें पढ़नी है जो बदल जाती हैं अगर सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट आ जाए। मींस इन दोनों का वेपर प्रेशर कुछ बदल जाएगा, इसका वेपर का प्रेशर अलग होगा, इसका वेपर का प्रेशर अलग होगा। बॉइलिंग पॉइंट दोनों का बदल जाएगा, मतलब कि ये अलग टेम्परेचर में बॉइल होगा, वो अलग टेम्परेचर में बॉइल होगा। इन दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट बदल जाएगा, मतलब कि ये जितने टेम्परेचर फ्रीज होता है शायद वो उतने टेम्परेचर पे फ्रीज ना हो। और तीसरी चीज, चौथी चीज, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बदल जाएगा। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? तो डिटेल में तो इनको पढ़ना ही है, 1 by 1 आएगा आने वाली क्लासेस के अंदर। एक क्लास इसमें लगेगी, एक क्लास इन दोनों को कराने में लगेगी, एक साथ हो जाएंगे, और एक क्लास इसमें लगेगी। 3 क्लास इसमें लगने वाली है और एक और क्लास लगेगी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को कराने में। टोटल 4 क्लास का आपका चैप्टर बचा हुआ पूरी तरीके से। तो जो हमें आज शुरू करना है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ना मैं आपको बता देता हूं, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, सॉल्यूट कितना डाला है ना उस पर डिपेंड करती है। मतलब कि मैं ये कहूं कि मैंने इस पानी के अंदर चीनी डाली या नमक डाला ना, चीनी डाली या नमक डाला है, उस बात से इसको मतलब नहीं होता इन प्रॉपर्टीज को। उसको मतलब होता है इस बात से कि कितनी चीनी या कितना नमक डाला। और इस बात के अंदर ना मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल के आता है, लेकिन मैं आपको कहना जब तक ये प्रॉपर्टीज अच्छे समझ में नहीं आएगी ना तब तक इनका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को ना बस मैं हेडिंग लिखवा देता हूं पहले, उसके बाद में जब ये प्रॉपर्टीज समझा दूंगा ना तो आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग अपने आप समझ में आने लगेगा। तो उसको करेंगे, आपको लिखना है डिफाइन। एक बार डिफाइन नोट कर लीजिए, जब ये प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी तो उस डिफाइन को एक बार पिक कर लेंगे क्या चीज है, या पहले प्रॉपर्टीज को ही समझते हैं उसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे आएंगे कि भाई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब समझ में आएगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। ठीक है ना। तो जो पहला टॉपिक है ना जो हम आज शुरू करने वाले हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको आप हेडिंग बना लीजिए, ये नोट कर लीजिए पहले। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या कहना चाह रहा है उसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा है, इस पूरे चैप्टर के अंदर, आगे आने वाले पूरे चैप्टर के अंदर, ये जो ब्लू कलर से पार्टिकल्स है ना, मैं इनको बोल रहा हूं सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट और सोल्यूट को ना, क्योंकि 2 तरह के बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 2 ही तरह की चीजें होंगी, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, 2 ही चीजें होंगी। तो सॉल्वेंट को मैं हमेशा नंबर 1 नाम दे रहा हूं। मैं 1 से जो भी चीज डिनोट करूंगा वो सॉल्वेंट की होगी, और 2 से जो भी चीज डिनोट करूंगा वो होगी सोल्यूट की। तो 1 से जो भी चीज डिनोट होनी है वो है सॉल्वेंट, और 2 से जो भी डिनोट होना है वो है सोल्यूट। तो यहां पर लगा देता हूं कि चलिए यहीं लगा दीजिए, सॉल्वेंट 1 से डिनोट होने वाला है। उसके बाद पार्टिकल्स को मैंने अलग कलर से दिखाया है। ये जो रेड कलर का पार्टिकल है ना, ये है सोल्यूट का पार्टिकल, और सोल्यूट की जितनी भी चीजें हैं ना वो 2 से डिनोट होने वाली है, वो 2 से डिनोट होने वाली है। तो मेरी पूरी डेरिवेशंस के अंदर ना सॉल्वेंट हमारा, जितने भी मैं डायग्राम्स बनाऊंगा, जो भी प्रेजेंटेशन करूंगा, सॉल्वेंट है ब्लू कलर का पार्टिकल और सोल्यूट है हमारा रेड कलर का पार्टिकल। सोल्यूट को 2 वाला कंपोनेंट मान रहा हूं मैं, और सॉल्वेंट को 1 वाला कंपोनेंट मान रहा हूं। एक चीज और आपको मान के चलनी है, ये जो सॉल्वेंट है इट्स वोलेटाइल नेचर, लाइक वाटर है, वोलेटाइल नेचर का होता है, बेंजीन है, ये सब वोलेटाइल नेचर्स की हैं। तो ये वोलेटाइल होते हैं, मींस वेपराइज हो सकते हैं, यहां से अपने सरफेस से वेपराइज हो सकते हैं। और जो सॉल्यूट है ना, इट इज ऑफ नॉन वोलेटाइल नेचर। क्या शुगर आपने देखा है कि अपने आप वोलेटाइल हो रही है? क्या सैंड अपने आप वोलेटाइल होती है? क्या नमक अपने आप वोलेटाइल होता है? तो वोलेटाइल नहीं हो सकता, मतलब वेपराइज नहीं हो सकते। ये सॉलिड्स जो है ना, ये है नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। तो यहां पर बात ध्यान रखना, ये जो सॉल्यूट है ना, इन सॉल्यूट के लिए आप एक टर्म याद रखिए कि जो सॉल्यूट हैं ये हमारे हैं नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, और जो सॉल्वेंट है ना, ये कौन है बताइए जरा, दीज आर वोलेटाइल। साइड में लिख लीजिए, दीज आर नॉन वोलेटाइल।
सॉल्यूट्स आर नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट्स आर वोलेटाइल। ये बातें अगर आप याद रखेंगे तो सारी प्रेजेंटेशन समझ में आएगी। मतलब याद रखना है, ब्लू कलर का पार्टिकल सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट के हर एक चीज को मैं 1 से डिनोट करूंगा एंड इट इज ऑफ वोलेटाइल नेचर। सॉल्यूट जो है वो रेड कलर का पार्टिकल है, 2 से डिनोट करूंगा उसकी चीजों को, और वो है नॉन वोलेटाइल नेचर का। तो जैसे मैं चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा ना, आपको ये चीज अपने आप लर्न हो जाएगी। तो बात अब मुद्दे पे आते हैं भाई। इस हेडिंग का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब कि जब एक सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट डाल दिया जाता है तो क्या उसके वेपर प्रेशर पर कोई फर्क पड़ता है? तो ये बात जरा समझते हैं। तो क्या हुआ कि ये पार्टिकल्स थे हमारे सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट, दैट्स अ प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट ना यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स हैं। अब ये वोलेटाइल नेचर के हैं तो वेपराइज हुए, और जब वेपराइज हुए तो इन्होंने क्या करे, अपने वेपर्स को इस तरीके से ऊपर प्रेशर लगाना एक्सर्ट करो अपने वेपर से। ठीक, तो ये ऊपर प्रेशर इस कंटेनर पे लगाने लगे, और बैरोमीटर के जरिए, किसी मीटर के जरिए हमने पता लगा लिया कि भाई ऊपर कितना प्रेशर लगा है। तो पता लगा कि जो ऊपर का जो प्रेशर है ना, अब आप मुझे बताइएगा कि अगर एक प्योर सॉल्वेंट कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कंटेनर के ऊपर, अब सॉल्वेंट को 1 से डिनोट कर रहा हूं, तो मैंने बोला प्रेशर ड्यू टू 1 पार्टिकल, फर्स्ट कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट का प्रेशर, और इस समय सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है। तो याद करिए, मैंने बोला था कि प्योर चीजों के लिए मैं ऊपर नोट लगा दूंगा। तो नोट लगाने का मीनिंग होता है कि भाई कुछ और नहीं है, सिर्फ यही प्रेजेंट है। सो P1 नोट का अपना मीनिंग निकल के आता है। P1 नोट क्या है? P माने प्रेशर, 1 माने सॉल्वेंट का प्रेशर, और नोट माने प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ प्रेशर लगेगा भाई। अब क्या हुआ है, इसमें गए भाई, ये भी वेपराइज होने लगा, वोलेटाइल नेचर है। लेकिन वोलेटाइल नेचर सिर्फ सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का नहीं है। सॉल्यूट के पार्टिकल वेपराइज नहीं हो सकते, सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपराइज हो सकते। सॉल्वेंट के पार्टिकल से वेपराइज होना स्टार्ट किया, और वेपराइज होकर उन्होंने भी ऊपर अपनी वेपर्स बनाए। लेकिन इस बार जो वेपर्स है ना, वो थोड़ी कम नजर आ रही है इस केस के कंपैरिजन में। इधर थोड़ी सी वेपर्स ज्यादा है, उधर थोड़ी सी वेपर्स कम है। रीजन क्या रहा? तो रीजन समझिएगा जरा ध्यान से, ये समझ में आना बड़ा जरूरी है। तो हुआ क्या कि भाई जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे ना, वही वेपराइज हो सकते थे, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को वेपराइज हो नहीं सकते। एंड इट्स अ सरफेस फिनोमिना। जो वेपराइजेशन है वो कैसा फिनोमिना? सरफेस फिनोमिना। मींस जो पार्टिकल्स है ना सॉल्वेंट के, वो सरफेस से जाके ऊपर की तरफ वेपराइज होते हैं। अब मुझे बताइएगा कि अगर आपने इसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाल दिया, मतलब कि प्योर पानी है और पानी के अंदर कुछ चीनी डाल दी है, तो चीनी के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कुछ सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर सरफेस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो जो मेरे नीचे से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है ना, कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो ऊपर जाके क्या होना चाह रहे हैं, वेपराइज होना चाह रहे हैं। एक सेकेंड में मार के थोड़ा सा कलर देख लूं। हाँ, तो मेरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो ऊपर जाके वेपराइज होना चाह रहे हैं सरफेस पे जाके, उनको ये वाले सॉल्यूट के पार्टिकल्स, बिकॉज दे आर ऑफ नॉन वोलेटाइल नेचर, ये वाले पार्टिकल्स रोकना शुरू कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं। सरफेस को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ये जाना चाहता है बट ये सॉल्यूट का पार्टिकल जाने नहीं देता। तो यहां पर सॉल्यूट ने ना अपनी लेयर बना ली, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऊपर बैठ गए, कुछ अंदर बैठ गए, कुछ कहीं पर, जो कि अब रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को वेपराइज होने में। तो हम कह सकते हैं व्हेन इन अ सॉल्वेंट सॉल्यूट इज एडेड, सॉल्यूट पार्टिकल्स स्टार्ट्स रिस्ट्रिक्टेड, या हम बोलेंगे कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स रिस्ट्रिक्शन पैदा करना शुरू कर देते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के लिए, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उतना वेपराइज अब नहीं हो पाते जितना पहले हुए थे। तो जो इस बार प्रेशर मिलेगा, क्या वो पहले से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? सो नो डाउट आपकी जो प्रेशर मिलने वाला है कम मिलने वाला है। लेकिन प्रेशर मिला किसकी वजह से? सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्यूट की वजह से। तो बात फिर से वही आती है, सर वोलेटाइल तो सॉल्वेंट ही है ना, तो प्रेशर तो सर सॉल्वेंट ही लगाएगा। तो सॉल्वेंट का प्रेशर है सिर्फ P1, लेकिन अब बस प्योर फॉर्म में नहीं है सॉल्वेंट, इसलिए सिर्फ P1 नॉट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन फेज में है। अब वो सॉल्यूशन फेज में है, तो अब जो वो प्रेशर लगा सॉल्वेंट ही राइज 1 और P माने प्रेशर, नॉट नहीं लगाऊंगा बिकॉज प्योर फॉर्म में नहीं है। सो P1 और P1 नॉट में फर्क क्या है? तो P1 क्या है? P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन फेज में, या मैं इसको बोलूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, इन इट्स प्योर फॉर्म, सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। और यहां पर आया था सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्वेंट के साथ। कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको? ये वाला ज्यादा है, वो वाला ज्यादा क्यों नहीं है?
बिकॉज सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है रिस्ट्रिक्शन पैदा करना शुरू कर देते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के लिए, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा वेपराइज नहीं हो पाते। इस वजह से जब कभी भी एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट डलता है ना, तो वो उसके वेपर प्रेशर को लोअर कर देता है, वेपर का जो प्रेशर होता है कम हो जाता है। इसीलिए इस हेडिंग का नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव पे आऊंगा मैं, रिलेटिव का क्या मीनिंग है, लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का नाम इसीलिए है कि जब भी एक सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को डालेंगे ना, तो उसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। थ्योरेटिकली अगर इसको समझे ना, तो आप क्या करिए ना, घर में एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप ना एक बर्तन के अंदर पानी लीजिए और उस पानी को ना ढक दीजिए किसी प्लेट से। पानी लीजिए बर्तन में और प्लेट गर्म करने के लिए गैस पे रख दीजिए और प्लेट से ढक दीजिए। दूसरे बर्तन में पानी लीजिए, दूसरा बर्तन भी देखिए साथ में, और उस पानी के अंदर कुछ चीनी मिला दीजिए, अच्छा खासा कुछ अमाउंट मिला दीजिए चीनी का, और उसके बाद उसके ऊपर प्लेट रख दो। तो आपको पता लगेगा कि प्लेट जो है ना ज्यादा इस तरीके से ऊपर से जो प्रेशर की वजह से हिलती है प्लेट, वो ज्यादा पानी वाले केस में हिलेगी। करके देख लेना कभी भी कि जिस कंटेनर में पानी था ना, उसके ऊपर जो प्लेट रखी हुई थी वो ज्यादा ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि नीचे से प्रेशर बहुत ज्यादा था, क्योंकि यहां पर सिर्फ पार्टिकल्स वाटर के थे। लेकिन जब वाटर के अंदर चीनी डल गई ना, कुछ और डल गया, तो उससे वाटर के पार्टिकल्स ना उतना ज्यादा वेपराइज नहीं हो पा रहे हैं, सेम टेम्परेचर पर रखे दोनों को, उतना ज्यादा वेपराइज नहीं हो पा रहे हैं और प्रेशर उतना एक्सर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर पता लगता है कि जब भी एक सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट आ जाता है ना, तो उससे उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग आया, दैट्स अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। टॉपिक क्लियर हो गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो इसको थ्योरेटिकली हम लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम उसको लिखने से पहले हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना लोअर हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना लोअर हुआ, तो आप बोलेंगे सर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ना, यहां पर हो गया कितना, ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा होगा ये कम होगा। जैसे कि मान लो ये था हमारा 100 बार और ये आया 80 बार, तो 100 माइनस 80 इतने से ही लोअर हुआ होगा भाई। 100 माइनस 80 लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना लोअर हो गया, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, उतने से लोअर हो गया भाई। तो P1 नॉट माइनस P1 हम कहेंगे इतने से सर लोअर हो गया। P1 नॉट माइनस P1 यही तो हुआ ना लोअरिंग भाई, ये ज्यादा है ये कम है, और चेंज कितने का आ गया, इतने का चेंज आ गया। तो इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैं बोल सकता हूं चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में कितना चेंज आ गया, और ये है P1 नॉट माइनस में P1। इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन मान के कर सकते हैं इस तरीके से काम भाई। अच्छा, और मुझे बताइएगा कि जो प्रेशर में चेंज आया, मैं उसको वैसे भी लिख सकता हूं कि P1 नॉट माइनस में, जरा बताइएगा कि ये P1 जो है, ये वाला जो P1 है, क्या लिखा जा सकता है? तो रोल्स ने बताया था, अगर आपको याद हो ना लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रोल्स ने बताया था कि कोई भी चीज, कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूशन फेस में है, यहां पर दो कंपोनेंट है 1 एंड 2। आपने पढ़ा था दो सॉल्यूशंस के बारे में कि अगर दो लिक्विड्स एक साथ डले हुए हैं, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2, तो लिक्विड 1 और लिक्विड 2 कितना प्रेशर ऊपर लगाएंगे, तो कहा था कि भाई P1 कितना प्रेशर लगाएगा वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पे, P2 कितना प्रेशर लगाएगा वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पे, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो उतना प्रेशर लगाएगा। तो यहां पर भी सिंपल सी वही बात है कि जो सॉल्वेंट है ना, वो अपना कितना प्रेशर लगाएगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत अच्छा खासा प्रेशर लगा देगा, लेकिन सॉल्वेंट कम है, सोल्यूट थोड़ा ज्यादा कर रखा है, सॉल्वेंट उतना ज्यादा नहीं है, तो प्रेशर भी कम लगेगा। तो रोल्स के अकॉर्डिंग सबको ये वाली बात पता है कि मोल फ्रैक्शन में डिपेंड करती है। एक और बात पे डिपेंड करती है, सिर्फ लिक्विड 1 के मोल फ्रैक्शन में डिपेंड नहीं करेगी, वो प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर लगाता है उस पर भी डिपेंड करती है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है लास्ट क्लास में, तो रोल्स का फॉर्मूला लिक्विड्स पे हर जगह एप्लीकेबल है। रोल्स के अकॉर्डिंग कोई भी लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वो डिपेंड करता है कि भाई जो P1 होगा ना, अकॉर्डिंग टू द रोल्स, मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू रोल्स के आधार पर अगर हम जाएं, तो रोल्स के आधार पर P1 किसके बराबर होगा, तो इस केस में जो प्रेशर लगेगा किसके बराबर होगा, P1 नॉट x1, कि भाई उसका अंदर कितना अमाउंट है उस पर, और वो प्योर फॉर्म में कितना लगाता है उस पर। तो ये वाली वैल्यू आएगी P1 नॉट x1। आगे मैं वैल्यू P1 की वैल्यू रख दी मैंने P1 नॉट x1। कोई बच्चा सोचता है सर ये ज्यादा हो गया P1 नॉट x1, अरे ये ज्यादा नहीं है, x1 है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो मान लो अगर ये 0.7 हुआ, ये 0.7 हुआ, तो ये वाली वैल्यू आएगी 0.7 P1 नॉट, और वो है P1 नॉट 1 P1 नॉट, देखेंगे जरा तो यही बड़ा है। तो ये वाली वैल्यू समझ में किस तरीके से रखिए भाई। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से कॉमन आ रहा है P1 नॉट, देखिए जरा, और अंदर बच रहा है 1 माइनस x1, और ये है डेल्टा P। डेल्टा P अपॉन में P1 नॉट बराबर आ गया 1 माइनस x1, 1 माइनस x1। ध्यान दीजिएगा, इस डेल्टा P को मैं क्या लिख सकता हूं, तो डेल्टा P ना, अभी देखिए
आपने पढ़ा है कि जो डेल्टा पी है ना फर्स्ट इक्वेशन से वो लिखा जा सकता है P1 नॉट माइनस P1 नॉट माइनस P1 और नीचे हमारा है P1 नॉट बराबर में 1 माइनस x1। अगर आप जानते हैं कि भाई तो देखिए x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज 2 से डिनोट कर रहे हैं सॉल्यूट को। तो आप सब जानते हैं कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि x1 प्लस x2 होगा 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दोनों का सम मिला के बनेगा 1। तो 1 माइनस में x1 को मैं लिख सकता हूं x2। अब जरा ध्यान से ना इस फॉर्मूले को आपको समझना है। इस फॉर्मूले को देखिए जरा, ऊपर वाली चीज क्या है P1 नॉट माइनस P1 नॉट माइनस P1 नॉट माइनस P1, इट्स अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि भाई इतने का लोअर है। मान लो ये 100 थी वैल्यू, सपोज करते हैं ये 100 थी और ये घट के हो गई 80, तो कितने का लोअर आया 100 माइनस 20 का लोअर आया भाई, 20 के लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर के अंदर। एंड डिवाइड बाय P1 नॉट मतलब पहले कितना था, पहले था 100। तो जब हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ना, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये चीज है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जब मैं डिवाइड करके देख रहा हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं, आपके मार्क्स आते हैं ना तो बोलते हैं 600 में से 400 हैं तो इतने मिले, इतने में से, इसमें से रिलेट कर रहे हैं कि भाई 600 में से इतने, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई है इतने पे। तो जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ओरिजिनल वैल्यू से रिलेट करा जाता है कि 100 पर ना 20 की लोअरिंग आई है भाई, कि 100 थी पहले और 20 की लोअरिंग आई है, तो इस पूरी चीज को जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऊपर वाली चीज है सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इतनी चीज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थी। बट व्हेन दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैन रिलेट टू द ओरिजिनल वैल्यू, जब उसको ओरिजिनल वैल्यू के कंपैरिजन में देखा जाता है तो पूरी वैल्यू को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब कि हम उसको रिलेट करके देख रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू से, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जरा देखिएगा, उसने बोला कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना x2 पर डिपेंड करती है। तो दोबारा से फॉर्मूले को लिख देता हूं, दिस फॉर्मूला इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू x2। यही फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन, इस वाले न्यूमेरिकल को, इस वाले फॉर्मूले को। तो ये पूरी चीज क्या है, पहले ऊपर बोलो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पता लग जाए कैसे, और अगर उसको कंपेयर किया गया P1 नॉट से ओरिजिनल वैल्यू से, तो होल वैल्यू विल बिकम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किस पे, बताओ जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डायरेक्टली डिपेंड करने का मतलब है कि अगर सॉल्यूट का फ्रैक्शन ज्यादा हुआ ना, अगर सॉल्यूट यहां पर ज्यादा हुआ तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी अगर ये ज्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर आपने सॉल्यूट बहुत कम डाला है, बहुत कम सॉल्यूट डाला है, कुछ ही पार्टिकल्स डाले शुगर के, बहुत कम सॉल्यूट डाला है, तो ज्यादा प्रेशर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होंगे तो रिस्ट्रिक्शन कम होगी, रिस्ट्रिक्शन कम होगी तो इजीली फिर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपराइज हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर में बहुत बड़ा लोअरिंग आएगा ही नहीं। तो अगर x2 कम हुआ ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हुआ, उसका मोल फ्रैक्शन कम हुआ, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कम होगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हुआ, सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ज्यादा हुए, शुगर को बहुत ज्यादा डाला गया है, तो वेपर प्रेशर में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। इधर वेपर प्रेशर 100, उधर बचेगा सिर्फ 30 या 40, क्योंकि बहुत सारा सॉल्यूट डाल दिया तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन पैदा हो रही है, सॉल्वेंट उतना वेपराइज हो ही नहीं पा रहा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हाई होगा। सो हाइयर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाइयर द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उतना ही ज्यादा लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर में। सिंपल सी बात है भाई, तो डिपेंड कर रहा है सीधा सॉल्यूट के अमाउंट पर। यही होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है कि भाई सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो असर ज्यादा पड़ेगा, सॉल्यूट अगर कम होगा तो असर कम पड़ेगा। ये जो असर पड़ रहा है ना, ये सॉल्यूट के ज्यादा या कम होने से पड़ रहा है, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये हुआ भाई टॉपिक हमारा, समझ में आगे बात क्या है, फॉर्मूला ये वाला यूज करना, दोबारा से समझा रहा हूं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर P1 नॉट क्यों है बता दिया मैंने आपको, और इसके वेपर प्रेशर को P1 क्यों कर रहा हूं, 1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सॉल्वेंट है, P1 नॉट इसलिए बोल रहा हूं, प्योर था, अभी प्योर नहीं था इसलिए सिर्फ P1 लिखा। लोअरिंग कितना हुआ, तो ये ज्यादा है कम है, तो लोअरिंग आ गया P1 नॉट माइनस P1। लोअरिंग का मतलब चेंज, कितने का चेंज आया, चेंज इन P को लिख दिया P1 नॉट माइनस P1। P1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रोल्स आपको पता होनी चाहिए, x1 और P1 नॉट पर डिपेंड करती है। अगर आपको नहीं पता तो लास्ट क्लास अटेंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई भी लिक्विड का प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन में कितना हो सकता है, उसका प्योर फॉर्म में कितना था, इनटू उसका अभी फ्रैक्शन कितना है। तो P1 नॉट x1, P1 नॉट कॉमन लीजिए, 1 माइनस x1, डेल्टा P डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1, 1 माइनस x1 कैन बी रिटन एज x2 एंड डेल्टा P कैन बी रिटन एज P1 नॉट माइनस P1। सो दिस P1 नॉट माइनस P1 इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड व्हेन इट रिलेट टू द ओरिजिनल वैल्यू इट विल बिकम द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। The whole value can also called as the whole value called as the relative lowering of vapor pressure। तो एक तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा लगने वाला है।
और इसी फॉर्मूले को आपकी एनसीईआरटी थोड़ा सा अलग तरीके से भी दिखाती है। तो एनसीईआरटी इसको अलग क्या दिखाती है, मैं आपको बता देता हूं कि मान लेते हैं कि अगर सॉल्यूट बड़ा ही कम अमाउंट में है, अगर सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है, इफ सॉल्यूट इज इन वेरी लो अमाउंट, अगर बहुत कम अमाउंट में है, दैट इज, देखिए अगर सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है तो मैं देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू X2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसी के भी मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एंड सिंस सॉल्वेंट इज वेरी हाई, सिंस सॉल्यूट इज इन वेरी लो अमाउंट, क्योंकि सॉल्यूट बहुत लो अमाउंट में है तो बोल सकता हूं इट मीन्स, हम मान सकते हैं कि N1 बहुत बहुत बड़ा है N2 से, मतलब कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है ना, वन माइनस सॉल्वेंट, वो बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में सॉल्वेंट के नंबर बहुत ज्यादा है, जैसे कि 97 नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्वेंट के और 3 मोल्स ही हमारे से सॉल्यूट के हैं। तो अगर N1 बहुत ज्यादा हुआ ना N2 से, तो N1 प्लस N2 कैन नियरली बी इक्वल टू N1। अगर N1 बहुत बड़ा है N2 से तो N1 प्लस N2 नियरली N1 लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट बराबर में N2 बाय में, क्योंकि N1 प्लस N1 बहुत बड़ा है तो N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, डिनोमिनेटर में एडिशन करते वक्त नेग्लेक्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू का अपना इंपॉर्टेंस होता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जानते हैं तो ये बात आपको पता लग जाएगी। लेकिन एडिशन के वक्त में अगर वैल्यू बहुत छोटी है तो आप उसको हटा सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में छोटी चीजें हट सकती हैं, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में छोटी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देंगी। 1000 को अगर मैंने 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, बहुत बड़ा असर डाल देगी। 1000 को अगर मैंने 0.1 से डिवाइड कर दिया, बहुत बड़ा असर डाल देगी। लेकिन 1000 में अगर 0.1 जोड़ा या घटाया ना तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, इसलिए एडिशन से हटा सकता हूं, उसको एनुअल लिख सकता हूं। अब जरा मुझे बताइएगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी भी चीज के वो क्या होते हैं। इस फॉर्मूले को लास्ट करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो उसका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मैं मास को लिख दूं W2 और मोलर मास को लिख दूं M2 और N1 को लिख दूं मैं नंबर ऑफ मोल्स, वही होते हैं मास अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो पूरा फॉर्मूला ना फाइनली ये भी बनता है। तो ये फॉर्मूले और फॉर्मूले में फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है एक्चुअली, कि अगर सॉल्यूट बहुत लो अमाउंट में है ना, बता देगा एग्जामिनर, या आप देख सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के क्या पता लग रहा है, अगर ये लगाएंगे तो ये भी सही है, और अगर सॉल्यूट कम अमाउंट में तो ये भी लगा सकते हैं। इसमें सब आपको पता होना चाहिए कि भाई P1 नोट क्या है। सो P1 नोट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 नोट पता है, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बेस, कि जब उसमें सॉल्यूट डल गया ना तो जो उसका वेपर प्रेशर है वो है P1। ये ज्यादा होगा हमेशा और ये कम होगा, पहचान अपने आप आ जाएगी क्वेश्चन में पढ़ते हुए। जो ज्यादा वाला है वो प्योर सॉल्वेंट का होगा, जो कम वाला है वो सॉल्यूशन का होगा, तो P1 होगा। W2 M2 वगैरह क्या है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो मास अपॉन मोलर मास, आपको जैसे मास पर W लिखा, मोलर मास में M2 दिखा रहा हूं, तो ये M2 पता है क्या है, M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने कहा ना 2 से सारे सॉल्यूट है, और W2 क्या है बताओ जरा, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कि हमने इसके अंदर 18 ग्राम ना ग्लूकोज डाला है C6H12O6, तो 18 ग्राम हो गया ग्लूकोज का मास, और उसका मोलर मास हम निकालेंगे तो 180 निकल के आएगा अगर कैलकुलेट करोगे मोलर मास। तो मास अलग चीज है, मोलर मास अलग चीज है। ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर वाली चीज हो जाएगी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि कोई बोले इसके अंदर 90 ग्राम पानी है, तो 90 ग्राम पानी तो 90 ग्राम उसका मास हो गया, और पानी यानी H2O का मोलर मास होता है 18, तो ऊपर 18 मास मोलर मास आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमें लगाने हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब किससे काम आपका बन जाएगा, लेकिन यही दो फॉर्मूले काम करने हैं। दिस इज द होल टॉपिक, आपको पता होना चाहिए क्या है रिलेटिव लोडिंग ऑफ प्रेशर। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। एक चीज आप एंड में बाकी लिख भी लीजिए इस टॉपिक के शुरुआत में ही, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is found to be lower than the vapor pressure of pure solvent
since the since in solution solute particles restrict the solvent particles to get vaporized, due to which less number of particles vaporize in solution and hence vapor pressure of solution is found to be low. तो ये बात मैंने आपको समझाई है, वही बात को मैंने लिखवा दिया है वर्डिंग्स में। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है। एक बार आप इसको समझेंगे और इनके क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको कराता हूँ और उसके बाद बस आज की क्लास ले लेंगे। तो एक बार नोट कर लीजिए आप, ठीक है। पॉज करके वीडियो को, मैं क्वेश्चंस निकालता हूँ। ओके, अगर आप अपनी बुकलेट को देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पहले डला हुआ है। पहले मैं चाहूंगा कि हम उसी क्वेश्चन को कर लें। ओवरऑल मैं 3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करा देता हूं। आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो कहते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। कि प्योर बेंजीन है हमारे पास, तो बेंजीन यहां पर हो गया सॉल्वेंट, तो ये तो हो गई बेंजीन, ये हो गई बेंजीन। और बेंजीन का जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर हमें कितना मिल रहा है बेंजीन का, अगर मैं बात करूं, प्योर है इसलिए P1 नॉट होगा, सॉल्वेंट तो है बेंजीन, तो उसका प्रेशर मिल रहा है 0.850 बार। ओके, कहता है नॉन वोलेटाइल, मैंने बोला नॉन वोलेटाइल चीज होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है ना, ये करेंगे कुछ टॉपिक्स के बाद करेंगे, समझ में आ जाएगा एंडिंग में, जब मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा बेंटो फैक्टर, तो समझ में आ जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला है। सो नॉन वोलेटाइल सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये बेंजीन कितनी है ना, ये बेंजीन है 39 ग्राम बेंजीन, ये 39 ग्राम बेंजीन है। इसके अंदर ना अब हमने क्या करा है ना, इसके अंदर अब हमने इस बेंजीन के अंदर हमने कुछ सॉल्यूट डाल दिया। तो बेंजीन तो थी, बेंजीन तो है हमारे पास, बेंजीन तो है, उस बेंजीन के अंदर हमने सॉल्यूट डाल दिया। तो जो बेंजीन है ना, इट्स 39 ग्राम बेंजीन, और बेंजीन के अंदर जो हमने सॉल्यूट डाला ना, इट्स 0.5 ग्राम सॉल्यूट। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे ना तो बहुत कम है सॉल्यूट एज कंपेयर टू सॉल्यूशन सॉल्वेंट। तो हम उसको वाला फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हैं कि भाई अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया जा सकता है, इजी रहेगा हमारे लगाने के लिए। सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर मैंने उसके अंदर 0.5 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया, इसके अंदर मैंने कुछ सॉल्यूट डाल दिया, 0.5 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया, मुझे नहीं पता कौन सा सॉल्यूट है, लेकिन 0.5 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया ना, तो उसका वेपर प्रेशर ना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाता है 0.845 बार। इसका मतलब जो यहां पर P1 आया ना, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया वो आया 0.845 बार। आप देखिए कम हो गया कि नहीं हो गया, वो 0.850 है, ये 0.845 है, जैसे हमने कोई सॉल्यूट डाला। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ये जो सॉलिड सब्सटेंस मैंने डाला ना, उसका मोलर मास क्या है, मींस मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बिकॉज सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, मतलब M2 निकालना है, M2 निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, तो पता लगेगा। बेंजीन दी हुई थी 39 ग्राम, ये सॉलिड सब्सटेंस दिया हुआ 0.45 ग्राम, तो W2 यानी मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है 0.5 ग्राम, मास ऑफ सोलवेंट 39 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सोलवेंट, क्योंकि सोलवेंट आपको पता है दैट योर सोलवेंट इज अ बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है C6H6। जब वाटर होता तो मोलर मास 18 ले लेता M1 जो है भाई, लेकिन ये है C6H6 बेंजीन, तो बेंजीन का निकाल सकते हैं, 12 6 72 हो गया और 6 78, तो 78 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 78 ग्राम पर मोल हो गया
m1 का मोलर मास है। ये बात समझ में आनी चाहिए भाई आपको। तो आपको निकालना है m2। अगर आप फॉर्मूले पे चले जाए ना तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट। केमिस्ट्री है, फॉर्मूले प्रूव करने को नहीं आते हैं, फॉर्मूले सीधा पुट करने को आते हैं। W2 इंटू M1 अपॉन में M2 इंटू में W1। अगर आप वैल्यूज को देखें तो हमारे पास ना P1 नॉट भी है, हमारे पास P1 भी है, हमारे पास P1 नॉट भी है, हमारे पास W2 भी है, हमारे पास M1 भी है, हमारे पास W1 भी है, बस M2 नहीं है। पुट करेंगे वैल्यूज को निकल जाएगा भाई। और एक बार करा देता हूं कंप्लीट, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। 0.850 0.845 डिवाइड बाय में 0.850 बराबर में W2 की वैल्यू है 0.5, M1 की वैल्यू है 78, इसकी वैल्यू है 39 और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है M2 की। तो ये तो पूरा का पूरा कट गया 2 पे, 2 को इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 0.850 माइनस में 0.845 तो ये वाली वैल्यू अपनी आ जाएगी 0.005 डिवाइड बाय में 0.850 बराबर में आ जाएगा 1 अपॉन में M2। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 17 पे कट जाएगा ये, अगर देखें तो हाँ 17 पे कट कर रहा है। और M2 बराबर में आ जाएगा 170। यू लगा दीजिए ग्राम पर वगैरह, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो ऐसे होगा, और अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे थोड़ा सा माइनर सा चेंज आता है आंसर के अंदर, लेकिन दोनों ही तरीके सही माने जाते हैं। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नोट कर लीजिए इसको, इजी है, कुछ भी नहीं था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन हमें दिया गया था कि भाई पहले प्योर बेंजीन का कितना है, और जब उसमें 0.5 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया 39 ग्राम बेंजीन के अंदर तो इतना हो गया। तो पूछा गया था कि मोलर मास कितना था सॉल्यूट का। तो बहुत सिंपल है, सारे पैरामीटर्स दिए हुए थे, बस हमें एक को कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मोलर मास जिसका 40 है, 40 U, which should dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%. ओके, टू 80%। कहता है, देखिए ध्यान से कि भाई आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। हमारे पास ना 114 ग्राम ऑक्टेन है, 114 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन हम जानते हैं फॉर्मूला हो जाएगा C8, अल्केन फैमिली से है 8 कार्बन की, तो दुगने से 2 ज्यादा यानी C8H18। ये हमारे पास सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। इस सॉल्वेंट के अंदर हमने ना कुछ सॉल्यूट डाला है कि कितना सॉल्यूट डालें, क्योंकि बताया ना जितना सॉल्यूट डालेंगे उतना वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। तो कितना सॉल्यूट मिला है 114 ग्राम ऑक्टेन के अंदर, ताकि उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर 80% पे आ जाए। 80% पे आने का मतलब है कि अगर 100 है पहले तो 80 हो जाए, 200 है तो 200 का 80% यानी 160 हो जाए, 1000 बार प्रेशर है तो 800 बार हो जाए, मतलब जितनी भी पहले वैल्यू है ना उसका 80% हो जाए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच शुड डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। अब बात रही कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें। वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर वी कैन यूज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू X2, ये वाला लगा सकते हैं, ठीक है ना। बाद में तो सेट करना पड़ेगा N2 अपॉन में N1 प्लस N2, वो तो करना ही पड़ेगा, N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये वाला लगा सकते हैं। एक तो भाई फॉर्मूला जो हमें पता है, तो पहले मैं X2 ही लिख देता हूँ, या तो ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए। देखिए चेंज कुछ ज्यादा नहीं है दोनों के अंदर, आंसर दोनों के बिल्कुल आसपास आते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब यहां पर आपको सोल्यूट का अमाउंट पता ही नहीं है कि भाई कितना है, तो मैं उसको सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कैसे कर सकता हूं। मुझे क्या पता कि 114 के कंपैरिजन में उसका सोल्यूट का मास कितना है, यहाँ पता था 0.5 ग्राम है भाई, उसके कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन यहाँ तो नहीं पता ना। तो आप इसमें ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऑल्दो जनरली टीचर्स इसको गलत नहीं करते, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए चाहे वो वाला फॉर्मूला लगाइए, दोनों से ही आंसर बहुत नियर बाय आता है।
लेकिन आप थोड़ा सोच लीजिए, अगर सोल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है तो आप कंपेयर करके लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। और तो अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करेंगे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप इससे कर दीजिए जब आपको सोल्यूट का अमाउंट नहीं पता। दोनों फॉर्मूला का मीनिंग सेम है, बस बताया गया है कि इसी से वो जनरेट हुआ है, इससे तो सारे क्वेश्चन सही निकलेंगे। ठीक है, सबका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, ये कभी गलत नहीं हो सकता। वो कंडीशन पे सही है, वो कंडीशन है कि जब सोल्यूट सॉल्वेंट से बहुत कम होना, सो यू कैन अप्लाई डायरेक्ट दिस फॉर्मूला, और ये लगा सकते हैं। ठीक है ना, आप जब मर्जी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2 है। अब मुझे बताइएगा जरा, x2 को आप क्या बोलेंगे, N2 अपॉन में N1 प्लस N2, और ये हो गया P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट। ठीक है, अब जरा बात को ध्यान से समझना। उसने बोला 80% पे आ जाए, मतलब कि ये कि अगर पहले P1 नॉट था ना, तो जो P1 अब मिले ना वो मिले 80% ऑफ P1 नॉट। सही बात, ये तो कहना चाह रहा हूं कि भाई पहले अगर P1 नॉट है ना, तो बाद में रिड्यूस हो जाए, कितने पे हो जाए, वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%, मतलब कि जितना पहले उसका 80%, तो P1 नॉट का 80% हो जाए। पहले अगर P1 नॉट तो अब 80% ऑफ P1 नॉट हो जाए। तो 80% ऑफ P1 नॉट 100 होगा तो इससे आ जाएगा, 1000 होगा तो 800 आ जाएगा, 200 होगा तो 160 आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू हो जाए 80% ऑफ P1 नॉट, यानी 80/100 P1 नॉट, यानी मैं कह सकता हूं 4/5 P1 नॉट। तो P1 की वैल्यू तो हो गई है। तो अगर ये P1 नॉट है और P1 को मैं रखूंगा कितना, देखिए जरा ध्यान से, 4/5 P1 नॉट डिवाइड बाय में P1 नॉट बराबर में N2 होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स का आपको पता है फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है भाई ऊपर, तो ये हमारा मास होगा W2 अपॉन में मोलर मास। तो मोलर मास हमें दिया हुआ है 40, नीचे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सोच के देखो। तो सॉल्वेंट है हमारा 114 ग्राम, तो मास तो हो गया 114 ग्राम, डिवाइड बाय में आएगा मोलर मास। इस ऑक्टेन का मोलर मास आप निकाल के देख लो, 8 है, 12 है कार्बन का, 8 कार्बन है, तो 12 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 96 तो इसका हो गया, और 18 हाइड्रोजन हो गए, करके देख लीजिए कैलकुलेट, 114 ही मोलर मास आ रहा है उसका। प्लस में आ जाएगा N2, फिर से N2 कितना बताओ जरा, W2 अपॉन में 40, कुछ इस तरीके से काम करेगा। ऊपर से अगर आप ध्यान देंगे ना तो P1 नॉट कॉमन आगे कट जा रहा है, या पहले सॉल्व कर लीजिए, 5 P1 नॉट माइनस 4 P1 नॉट बचेगा P1 नॉट डिवाइड बाय 5। आप देख लीजिए P1 नॉट से P1 नॉट कटेगा ऊपर नीचे, और पूरा सॉल्व करने में बनेगा ये 1/5 इज इक्वल टू, ये हो गया अपना W2 बाय में 40, ये हो गया 1 प्लस में W2 बाय में 40। अगर इसको क्रॉस कर दें, मतलब सॉल्व कर दें इस तरीके से, तो ये बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस में W2 बाय 40। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है, तो ज्यादा इसमें खास चाहिए भी नहीं। अगर आप देखें तो ये कट रहा है पूरा पूरा 8 में, और 1 प्लस में W2 बाय 40 इज इक्वल टू W2 बाय 8। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो यहां पर 40 इसका एलसीएम आएगा, W2 हो जाएगा, ये 5 W2 हो जाएगा, और बराबर -1 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको यहां कर देता हूं, इसको रन करके। सो बेसिकली बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आप देखेंगे तो बन जाएगा -4 फॉर्म में -1, माइनस माइनस कट जाएगा, W2 बराबर आ गया 10 ग्राम। तो इसका आंसर आ गया 10 ग्राम। ठीक है, तो कुछ बुक्स में 10 ग्राम होता है, कुछ बुक्स में 8 ग्राम होता है। 8 ग्राम क्यों होता है मैं आपको दिखा देता हूं। 8 ग्राम तब होता जब इसकी कैलकुलेशन चल रही होती इस फॉर्मूले से, इज इक्वल टू W2 बाय में M2 इंटू में W1 इंटू में M1। थोड़ा जल्दी करता है फॉर्मूला, कैसे जरा देखिएगा। ये हो गया P1 नॉट माइनस में 4/5 P1 नॉट डिवाइड बाय P1 नॉट। W2 मुझे निकालना था, M2 था 40, W1 114, ये भी हुआ 114, कैंसिल कैंसिल, यहां से आ जाएगा सॉल्व करने पे 1/5 इज इक्वल टू W2 बाय में 40, तो W2 आ गया 40 बाय में 5 दैट इज 8 ग्राम। तो इस बार आंसर आ गया 8 ग्राम इस फॉर्मूले से, उससे आ रहा है 10 ग्राम। ये डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले के अंदर। तो वो डिपेंड करता है कि वह नेग्लिजिबल है या उसमें नेग्लिजिबल नहीं है। तो अगर आप इससे करते हैं तो ये भी करेक्ट माना जाएगा। कुछ टीचर्स इश्यू कर देते हैं कि आपने किससे अंदाजा लगा लिया कि भाई सोल्यूट नेग्लिजिबल है, तो आपने कैसे मान लिया फॉर्मूला सही। या तो क्वेश्चन में दिया हो सोल्यूट, यू कैन टेक द सोल्यूट एज अ नेग्लिजिबल कंपोनेंट, तो आप उसको लगाइए बेसिक जगह होगी। लेकिन अगर नहीं दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक तरीका और होता है इस काम को करने का परसेंटेज बेसिस पे। क्या काम करने का तरीका है इसमें, देखिए जरा, जो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट है ना, सामने तो वही चीज चल रही है W2 इंटू M1 अपॉन में
M2 इंटू W1 राइट साइड की कैलकुलेशन आपको आती है, मैं लेफ्ट साइड की बता रहा हूँ। अगर कोई कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू से वो 80% पे आ गया है, ओरिजिनल वैल्यू से 80% पे आ गया, तो उसको परसेंटेज की टर्म्स में ऐसे भी कर देते हैं कि पहले वाली वैल्यू को 100 मान लो और बाद वाली वैल्यू फिर 80 हो जाएगी, डिवाइड बाय में 100 होगी पहले वाली, परसेंटेज टर्म्स में कि पहले वाली को 100 मान लें तो बाद वाली 80 हो जाएगी, वो 80% पे रिड्यूस हो गया। और ये वाली चीज तो हमें आती है सॉल्व करनी भाई, और ये हो जाएगा फिर से हमारा 20/100 यानी 1/5। तो 1/5 ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ऑल्दो ये मेथड ज्यादा टेक्निकली आप बच्चों के लिए सही माना जाता है, बिकॉज आप एग्जाम दे रहे सब्जेक्टिव, तो आपको बड़े प्रॉपर तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करना होता है, तो आप ऐसे ही करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, तरीका ही है। ठीक है, सो बस मैं एक क्वेश्चन और आपको बनवा देता हूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक को बंद करेंगे। और टॉपिक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आपको निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, ओके, सो द क्वेश्चन इज, बोर्ड पे लिख देता हूँ। ओके भाई, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट हो गया वाटर, 90 ग्राम पानी, उसके अंदर 30 ग्राम सॉल्यूट को डाला गया। ठीक है, 30 ग्राम सॉल्यूट को 90 ग्राम पानी में डाला है। उसका वेपर प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर ये चीज है वाटर, और इस वाटर के अंदर कितना सॉल्यूट डाला गया है आप देख सकते हैं। 30 ग्राम सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया गया है, 30 ग्राम सॉल्यूट इसके अंदर डाला गया है। तो जो इसका वेपर प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है ना, तो अभी अगर सॉल्यूट डाल दिया गया है पानी के अंदर, तो इसका मतलब सॉल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा P1 वो कितना आ रहा है 2.8 के पास्कल, किलो पास्कल। मतलब कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से तो पास्कल मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन। अगर हमने फर्दर 18 ग्राम पानी को बढ़ाया, सोल्यूट को नहीं बढ़ाया, हमने पानी को बढ़ाया, तो अगर पानी को बढ़ा देते हैं, ये है अभी 90 ग्राम वाटर, तो अब हो जाएगा 18 ग्राम बढ़ाने से कितना 108 ग्राम पानी, और सोल्यूट उसमें अभी भी उतना ही है, सोल्यूट उसमें अभी भी 30 ग्राम ही है। अगर मैं सोल्यूट को अंदर ही लिख दूं तो मैं उसको अंदर ही प्लेस कर देता हूं कि इसके अंदर जो सोल्यूट का अमाउंट है वो कितना है, सोल्यूट का अमाउंट इसके अंदर 30 ग्राम है, 30 ग्राम इसके अंदर सोल्यूट है प्लस में, और इसके अंदर भी 30 ग्राम सॉल्यूट है प्लस में। ठीक है, तो 30 ग्राम सॉल्यूट व्हेन एडेड इनटू 90 ग्राम ऑफ वाटर, इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। बट व्हेन वी ऐड 18 ग्राम मोर वाटर, अगर 18 ग्राम मोर वाटर उसके अंदर डाल देते हैं, फर्दर 18 ग्राम वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर, क्योंकि पानी बढ़ाया आपने, सॉल्यूट नहीं बढ़ाया, तो पानी बढ़ाने से सॉल्वेंट बढ़ेगा, और सॉल्वेंट के बढ़ने से उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। बिकॉज आप जानते हैं कि जो उसका प्रेशर है ना P1 वो X1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है कि अगर उसके मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ऊपर का प्रेशर बढ़ के होगा 2.9 किलो पास्कल। जो P1 है ना अब बढ़ के हो गया 2.9 किलो पास्कल। अब P1 की वैल्यू ये होगी एट 298 करेंगे। कैलकुलेट करिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर कहने का मतलब हो गया कि प्योर वाटर का कितना वेपर प्रेशर है। तो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी W2 निकालना है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, और दूसरी चीज जो हमें निकालनी है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, दैट इज P1 नॉट। ये दो बातें हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। ठीक है, तो शुरू करें, क्वेश्चन समझ में आया क्या है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले इसी सिचुएशन को कैरी आउट करते हैं, इस पर काम करते हैं, फिर इस पर काम करेंगे, और दोनों पर काम करते हुए चीजों को समझेंगे। तो मान लेते हैं मैं इस केस के ऊपर काम करता हूं कि ये केस हमें क्या रिजल्ट देने वाला है। ध्यान समझिएगा, इस केस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट। अच्छा एक बात और, आप जनरली क्वेश्चंस के अंदर ना फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला आप इसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस को करिए, W2 अपॉन में M2। आप रिफ्रेशर्स नहीं पाएंगे कि आपके लेवल पे इन क्वेश्चंस को इसी फॉर्मेट से किया जाता है, नेग्लिजिबल मानते हुए कि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर हम मानेंगे सॉल्यूट का एज कंपेयर टू सॉल्वेंट,
तो आप ये ले सकते हैं। और तो मैंने आपको बता दिया, इस पर भी काम करना आना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, हर जगह पे ऐसे ही किया जाता है। सो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू में W2 इंटू M2 इंटू W1। ये आपको पता होना चाहिए सारे पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है। सॉल्व आउट करते हैं चीजों को। तो P1 नॉट तो हमें पता नहीं है, तो P1 नॉट तो भाई यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। P1 नॉट, P1 की वैल्यू कितनी है 2.8 किलो पास्कल, तो 2.8 ही रखता हूँ, किलो पास्कल में लेके चल रहा हूँ, बिकॉज अगर ये किलो पास्कल में होगा तो इसका आंसर किलो पास्कल में आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने नंबर्स को हम बढ़ाएंगे। तो अगर ये किलो पास्कल में है ना, तो 11th क्लास में फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, तो ये किलो पास्कल में, तो ये भी किलो पास्कल में ही आएगा। और मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले के अंदर जो ये बना हुआ है ना फॉर्मूला P1 नॉट माइनस में P1 अपॉन में P1 नॉट, इसमें जो भी यूनिट होगी ना, जैसे पास्कल में है तो ये पास्कल में हो तो पास्कल माइनस पास्कल होगा, नीचे पास्कल से पास्कल घट जाना है। तो यूनिट का ना कोई खास इंपैक्ट पड़ना ही नहीं है, इस फॉर्मूले के अंदर इंपैक्ट नहीं पड़ना। जब चीजें डिवाइड में होती है ना, तो इंपैक्ट नहीं पड़ता फॉर्मूले में यूनिट्स का। तो P1 नॉट माइनस 2.8 अपॉन में P1 नॉट, क्योंकि P1 नॉट तो पता नहीं है। W2 मुझे फिर निकालना है, W2 को W2 रखते हैं या सिर्फ W रख देते हैं, ठीक है। इनटू में M2 क्या होता है जरा बताइए। M2 होता है, सॉरी ये M1 होगा। M1 क्या होता है बताइए जरा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है, इसका मोलर मास होगा 18 ग्राम, डिवाइड बाय में M2। तो भाई सोल्यूट का, एक सेकेंड, सोल्यूट का हमें ना यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सॉरी इसको चेंज करिए, जो सोल्यूट का मोलर मास है ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M2। हमें M2 निकालना है, W2 हमें दिया हुआ है। तो W2 में कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, तो इस वैल्यू को मैं रखता हूँ 30 ग्राम। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M2, जिसको मैं M से डिनोट कर देता हूँ कि बार बार M2 ना लिखना पड़े। इनटू में W1 होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम है, कुछ इस तरीके से हो गया। अगर आप वैल्यूज को ध्यान से देखेंगे तो पता लग जाएगा, कुछ खास मैंने वैल्यूज को पुट नहीं किया है, जो थी जैसी जैसी थी मैंने रख दी। भाई मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था, रख दिया। मोलर मास निकालना है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, नीचे रख दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है 90 ग्राम है, और मोलर मास का 18 है। अगर हम आगे बढ़ेंगे देखिए क्या मिलेगी वैल्यूज। सॉल्व करते हैं इसको, ये कट जाएगा 5 पे और ये कट जाएगी वैल्यू इसके साथ 6 पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना मिल जाएगा इससे सॉल्व करने पे। P1 नॉट माइनस में 2.8 किलो पास्कल डिवाइड बाय में P1 नॉट इज इक्वल टू, दिस वैल्यू गिव्स यू 6/m। फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी M और P1 नॉट की टर्म्स में। इसके बाद में कुछ नहीं कर सकता, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, कैसे काम करेंगे। अब आते हैं इस पे, क्योंकि सिचुएशन तो ये भी है भाई। तो इसमें प्रेशर होगा 2.9, तो इस समय के लिए बोलेंगे P1 माइनस में P1 नॉट। ऑल्दो हम P1 को अलग अलग मेजर कर सकते हैं, भाई ये वाला P1 अलग है, वो वाला P1 अलग है। फॉर्मूले के अंदर इसको P1 डैश डाल सकते हैं, इसको P1 डैश डाल सकते हैं, ये बाद में जो प्रेशर मिला। और डिवाइड बाय में P1 नॉट माइनस में P1 डैश डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू जो भी है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वो चेंजेस कर देंगे हम उसके अंदर। ओके, सो क्या आएगी भाई वैल्यू जरा बताइए ध्यान से। तो P1 नोट को हमें फिर नहीं पता भाई, वाटर तो वही है भाई, उसको तो देखो P1 नोट है, वाटर का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, वो तो सेम ही रहेगा भाई। लेकिन अब जो है ना, अब 108 ग्राम पानी में 30 ग्राम सॉल्यूट है, पहले लगता भाई, तो प्रेशर बदल गया, ये हो गया 2.9। ये P1 नॉट फिर सेम रहेगा। W2 मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 30, उसका मोलर मास तो नहीं बदलेगा ना, सॉल्यूट तो वही है ना, तो मोलर मास M ही रहेगा। सॉल्वेंट का जो मास है वो बदल के 108 हो गया, लेकिन सॉल्वेंट का मोलर मास 18 फिर भी वही रहेगा। मोलर मास में कोई बदलाव नहीं आएगा, मास में बदलाव हो सकता है। तो इस तरीके से बन गई इक्वेशन। सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू 6 पर कट रही है और वो वाली वैल्यू 5 पर कट रही है। तो जो इस बार सेकंड इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी आपकी P1 नॉट माइनस में 2.9 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू 5 में M। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ये देखिए 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल P1 नॉट और एक M है, इधर भी P1 नॉट और M है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसके बाद सिर्फ ना आपकी थोड़ी सी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए कि अगर 2 इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल निकालने हैं ना, तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट बहुत इजीली इनको सॉर्ट आउट कर लेगा, निकाल लेगा। तो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भाई मुझे कैसे भी करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं ना तो बात बन जाएगी। अगर मैं बहुत इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ एक दूसरे से, तो एक पैरामीटर कट जाएगा, एक वेरिएबल इनमें से कट जाएगा और सोल्व हो जाएगा। वो आपकी चॉइस है कि भाई आप यहाँ से हम निकाल के वहां पुट कर दीजिए, यहाँ से हम निकाल लो वहां पुट कर दो, वहां से हम निकाल के यहाँ पुट कर दो, जैसे मर्जी करिए, वो आपकी चॉइस है। मैं कर रहा हूँ डिवाइड। सो भाई अगर मैंने P1 नॉट माइनस में 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट, पूरा डिवाइड बाय P1 नॉट है, इसको डिवाइड कर दिया उससे P1 नॉट माइनस में 2.9 डिवाइड बाय P1 नॉट बराबर में ये था 6/m और बड़े वाले डिवाइड आगे बोल दिया मैंने, ये था 5/m। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से अगर इस चीजों को सॉल्व करते हैं। सो P1 नॉट से P1 नॉट गया, M से M गया और बन जाएगी इक्वेशन P1 नॉट माइनस 2.8 डिवाइड बाय में
P1 नॉट माइनस 2.9 इज इक्वल टू 6/5। अब ये पूरी इक्वेशन बन गई सिर्फ P1 नॉट के टर्म्स में सॉल्व करेंगे, आएगा 5 P1 नॉट माइनस में अगर 2.8 अगर हमारा 5 से मल्टीप्लाई होता है तो आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140, तो 14.0 डिवाइड बाय में इसको उधर ले जाइए, 14 हो गया। 6 P1 नॉट माइनस में अगर 29 को हम 6 से करते हैं सो ये हो जाएगा हमारा 17.4। ठीक है, अब देख लीजिए 17.4, तो कितना आएगा ये हमारी वैल्यू, यहां से आ जाएगी P1 नॉट बराबर में माइनस 14 प्लस 17.4 दैट इज P1 नॉट इज इक्वल्स टू 3.4। क्योंकि हमने सब कुछ किलो पास्कल में लिया था तो इसका आंसर भी किलो पास्कल में। तो प्योर वाटर का जो प्रेशर है ना, यानी दूसरे वाला का आंसर आ गया, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो है 3.4 किलो पास्कल प्योर वाटर का। ठीक है, वो जो मोलर मास मुझे निकालना था, मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना था। अब P1 नोट तो आ चुका है, किसी भी क्वेश्चन में आप पुट करिए फर्स्ट में सेकंड में, यही वेरिएबल आ जाने के बाद यही करते हैं। सो इसको मैं बोलूंगा पुटिंग फर्स्ट, मान लो फर्स्ट में पुट कर दिया तो आ गया P1 नोट की वैल्यू को आप रख सकते हैं 3.4 किलो पास्कल, ये वाला 2.8 भी किलो पास्कल में है और नीचे वाला 3.4 भी किलो पास्कल, तो किलो पास्कल माइनस किलो पास्कल होगा डिवाइड बाय किलो पास्कल, तो किलो पास्कल से किलो पास्कल कट जाएगा, 6/m यहाँ पर है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाय में 3.4, 6/m। अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पर ले जाके तो दिस विल बी 6/34 इज इक्वल टू 6/m, 6 से 6 कैंसिल हो गया, m बराबर आ गया 34 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया आपके सोल्यूट का मोलर मास। तो भाई यहाँ पर इस तरीके से आपने इस चीज को भी कैलकुलेट कर लिया। तो आपने 3 क्वेश्चंस करे और ये क्वेश्चन इसका सबसे बेहतरीन माना जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बार आता है, थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है ओरल कंपैरिजन में, हालांकि मुश्किल इसमें भी कुछ नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक पे करने होते हैं। सो मेन जो आज का मुद्दा था ना सिर्फ वो ये था कि अगर एक सॉल्वेंट के अंदर हम कुछ सॉल्यूट डाल देते हैं तो इससे उसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है इसी मुद्दे के ऊपर बात थी कि भाई इतना सॉल्यूट डालेंगे तो इतना कम होगा, इतना सॉल्यूट डालेंगे तो इतना कम होगा। फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप इन क्वेश्चंस को करिए, आंसर्स मैच करिए, आपको पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं हर जगह पे। ठीक है भाई, तो ये हमारी आज की क्लास थी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। ठीक है।